आज मैं आपको कराऊंगी लेसन 8 के क्वेश्चन आंसर जो 1 वर्ड के हैं, जिसको हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर भी कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हमारा लेसन है पवन तूफान चक्रवात, उसी से रिलेटेड हैं ये सभी क्वेश्चन आंसर। 29 अक्टूबर 1999 के उड़ीसा चक्रवात का पवन वेग क्या था? तो 2 चक्रवात आए थे बेटा 1999 में। एक तो 18 अक्टूबर में ही आए थे, 18 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को। तो 29 अक्टूबर को जो आया था उसमें 1999 के उड़ीसा चक्रवात का, यहाँ पे उड़ीसा चक्रवात, ये चक्रवात बेटा इस पिक्चर के नीचे तब गया ये, जैसे क्वेश्चन में वैसा ही आपको लिखना है। यहाँ पे उड़ीसा चक्रवात का पवन वेग 260 किलोमीटर प्रति घंटा था। ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पे उड़ीसा चक्रवात की पिक्चर लगाई है, ठीक है। ये ऐसे चक्रवात में क्या होता है, गोल गोल हवा जो होती है वो गोल गोल घूम जाती है। उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1999 के चक्रवात में कितने लोग बेघर हुए थे? तो कितने लोग बेघर हुए थे बेटा? 7 लाख लोग बेघर हुए थे। बेघर मतलब जिनके घर नहीं बचे थे, तो वो 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। पवन किसे कहते हैं? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। किसी गर्म पानी के टिन के आधे भरे बंद डिब्बे पर ठंडा पानी डालने से क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे आप गर्म बोतल पे अगर ठंडा पानी डालो तो वो पिचक जाती है ना बेटा, तो उसका आकार क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो यही इसमें आंसर आएगा। किसी गर्म पानी के टिन के आधे भरे बंद डिब्बे पर ठंडा पानी डालने से, यहाँ तक तो बेटा क्वेश्चन जैसा ही लिखना है। डिब्बे का आकार विरूपित हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा, ठीक है। पानी में नौका किस दिशा में चलाना आसान होता है? जब नौका चलती है तो किस दिशा में? पवन की दिशा में या पवन की विपरीत दिशा में? पवन की दिशा में। जिस तरह आप बेटा साइकिल चलाते हो और साइकिल को हमें क्या होता है, चलाना आसान होता है जिस दिशा में हवा चल रही है। आप देखते होगे अगर हवा विपरीत दिशा में तो आपको साइकिल चलाने में बहुत जोर पड़ता है बेटा, है ना। इसी तरह से कोई भी चीज़ अगर पवन की दिशा में चलेगी तो वो सही रहेगी, उसमें आसानी होगी। क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? प्रतिकूल मतलब बेटा विपरीत दिशा में, पवन मतलब हवा की दिशा के प्रतिकूल, उससे विपरीत दिशा में जब आप साइकिल चलाएंगे तो हाँ, कठिनाई का अनुभव होगा हमें, ठीक है। पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है। साइकिल के टायर की ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? हवा क्या करती है बेटा? हवा उचित वायु दाब बनाती है। अगर हम हवा नहीं भरवाएंगे तो टायर क्या हो जाएगा बेटा? पंक्चर हो जाएगा, है ना। इसलिए वायु दाब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर हवा भरते हैं। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। वायु दाब बढ़ेगा, जब पवन का वेग बढ़ेगा बेटा तो वायु दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और पवन का वेग घटेगा तो वायु दाब बढ़ जाएगा, उल्टा होता है यह बेटा इसका। क्या आप फूंक मारकर, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? फूंक मारकर। क्या आप फूंक मारकर कागज़ की पट्टी को उड़ा सकते हैं? ये तो आप सबने किया होगा बेटा, है ना। नहीं किया तो अभी कर लो। फूंक मारकर कागज़ की पट्टी को उड़ा सकते हैं। हाँ, हम फूंक मारकर कागज़ की पट्टी को उड़ा सकते हैं। भवनों की कमज़ोर छत से तीव्र वेग की पवन गुजरने से क्या होता है? भवनों की कमज़ोर छत मतलब बेटा उस पर हम टीन वीन रख देते हैं तो वो टीन क्या हो जाती है? तीव्र वेग मतलब बहुत तेज़ वेग वाली जब आती है हवा, जिसको हम आंधी कहते हैं, तूफान कहते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? छत उड़ जाएगी, कमज़ोर छत उड़ जाती है, उस पर रखी टीन है। अगर वैसे कमज़ोर छत है वो गिर जाएगी, है ना बेटा। टीन है तो उड़ जाएगी। गर्म किए जाने पर वायु प्रसार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम गर्म करते हैं बेटा तो वायु का प्रसार बढ़ जाता है, ठीक है। किसी क्वथन नली के मुंह पर गुब्बारा बांधने से और उसके दूसरे सिरे को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? ये होती है बेटा क्वथन नली, जिसको हम परख नली भी कहते हैं। क्वथन नली क्या होती है? परख नली से थोड़ी सी मजबूत होती है बेटा, ठीक है। ऐसे ये टेस्ट ट्यूब कहते हैं इसको हम इंग्लिश में। ये थोड़ी सी मजबूत होती है कि अगर हम इसे गर्म करते हैं तो ये टूटती नहीं है, ठीक है बेटा। कांच की नली होती है क्वथन नली। इसमें अब हम एक मुंह पर इसके गुब्बारा बांध दें यहाँ पर, और दूसरे सिरे को यहाँ, इस सिरे को हम किस में रख दें? गर्म जल में रख दें। ऐसे ये एक जल है हमारे पास मान लो, और गर्म जल में इसको हमने रख दिया तो गुब्बारा क्यों फूल जाता है?
ये पूरा क्वेश्चन लिखना है बेटा। उसके दूसरे सिरे को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा, यहाँ से आंसर आएगा क्यों, तो गर्मी के कारण वायु प्रसार बढ़ने से फूल जाता है। गर्मी हो जाती है बेटा गर्म पानी में रखेंगे तो, और फिर गर्म करने से क्या होता है, वायु फैलती है और वायु प्रसार बढ़ने से फिर वो फूल जाता है। नेक्स्ट है आपका, किसी क्वथन नली के मुंह पर गुब्बारा बांधने से और उसके दूसरे सिरे को ठंडे जल में रखने पर गुब्बारा पिचक क्यों जाता है। उल्टी बात है बेटा, अब हम ठंडे जल में रख रहे हैं, वही बात पूरी आपने क्वेश्चन में से लिखनी है। और तापमान कम होने से, अब तापमान कम हो गया, जब यहाँ पे क्या हुआ था, गर्मी ज़्यादा थी तो तापमान बढ़ गया था, यहाँ पे गर्मी कम हो गई, तापमान कम हो गया क्योंकि ठंडा पानी है। वायु के सिकुड़ जाते हैं, वहाँ पे वायु का प्रसार हो गया था, वायु फैल गई थी, यहाँ पे वायु सिकुड़ गई है, इससे गुब्बारा क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। क्या होगा बेटा, गुब्बारा पिचक जाएगा। अगर ठंडे पानी में रखेंगे पिचक जाएगा, गर्म पानी में रखेंगे वायु का प्रसार बढ़ने से वो फूल जाता है। ठीक है, गर्मी हो जाती है वहाँ पे। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा कैसी होती है, तो गर्म वायु कैसी होती है बेटा, हल्की होती है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। भारत में शीतकाल मानसून किस दिशा में से आती है। शीतकाल मानसून बेटा उत्तर पश्चिम दिशा से आती है। और अगर ग्रीष्म काल में पूछे, ग्रीष्म काल मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है। ये याद रखना है बेटा, शीतकाल मानसून जो आता है उत्तर पश्चिम दिशा से। यदि झंझा के साथ तड़ित बिजली भी गिरे तो उसे क्या कहते हैं। जब हम झंझा के साथ, जैसे मतलब ये चक्रवात है बेटा, तूफान है, अगर इनके साथ बिजली भी आए तो उसे क्या कहेंगे, तड़ित झंझावात कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तड़ित झंझा। तड़ित का मतलब होता है बिजली। चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले दो कारक लिखिए। तो चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले दो कारक हैं बेटा, वायु वेग और वायु दिशा। वायु का वेग और वायु की दिशा, मतलब वायु कितनी तेज चल रही है और दिशा कौन सी दिशा में बह रही है। तो ये दो कारक होते हैं चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले, वायु वेग और वायु दिशा। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है। जब चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है बेटा, उसे झंझा का नेत्र कहा जाता है। याद रखना, उसे झंझा का नेत्र कहा जाता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है बेटा, चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। व्यास का मतलब होता है बेटा ऐसे चौड़ाई में ये व्यास होता है। जैसे आप सर्कल बनाते हो, सर्कल का ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है ये व्यास होता है और आधी त्रिज्या होती है। इसी तरह चक्रवात कितना चौड़ा है बेटा, ये क्या कहलाता है, व्यास। चक्रवात गोल गोल घूमता है, मैंने आपको शुरू वाली पिक्चर दिखाई थी, तो इसका व्यास जो होता है 10 से 30 किलोमीटर तक होता है, इतना चौड़ा होता है बेटा ये। चक्रवात पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर स्थित वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है। पृथ्वी तल से ये कितनी ऊंचाई पर होते हैं बेटा, ये 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ये वायु का तेजी से घूर्णन मतलब गोल गोल घूमना होता है ये। ठीक है, अब है अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। तो अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। याद रखना बेटा, अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और फिलीपींस और जापान में चक्रवात को किस नाम से पुकारा जाता है, फिलीपींस और जापान में इसको हम टाइफून के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, चक्रवात को टाइफून के नाम से। उड़ीसा में जैसे हम इसको चक्रवात कह रहे हैं, ऐसे अमेरिकी महाद्वीप में इसको हरिकेन, और फिलीपींस और जापान में इसे हम टाइफून के नाम से। टॉर्नेडो ये वाला नहीं करेंगे बेटा हम। टॉर्नेडो जो होते हैं बेटा वो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। ठीक है, पवन के वेग की माप करने वाले उपकरण का नाम लिखें। पवन के वेग की माप करने वाले उपकरण का नाम होता है बेटा वायु मापी। वायु मापी कहते हैं इसको, हम इंग्लिश में एनीमोमीटर भी कहते हैं, एनीमोमीटर। चक्रवात चेतावनी को कम से कम कितने घंटे पहले जारी कर दिया जाता है। चक्रवात चेतावनी को कम से कम 24 घंटे पहले जारी
कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं बेटा। ओके बेटा, बाय बाय। मम्मी पापा का कहना मानते रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय बेटा।